बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का जी बिहार झारखंड पर चल रहे ई विमर्श में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ हूं और अब हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं उनकी बहुत पहचाने हैं। उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी तो दुनिया की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से की और फिलहाल अब वो अपनी माटी में अपने लोगों के बीच कई तरह से काम कर रहे हैं। वो समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। वो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और साथ ही साथ अब वो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति में सक्रिय भी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दीपक यादव जी की। बहुत बहुत स्वागत दीपक जी आपका ई विमर्श में। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार दीपक जी। पहला सवाल तो यही कि आपकी जो हाल फिलहाल में पहचान आपके क्षेत्र के लोगों में बनी है वो दीपक भैया के रूप में इस रूप में आई कि कोरोना काल में जब लोग अपनी जान बचा रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, तब आपने अपने लोगों के साथ मिलकर उन प्रभावितों के बीच सेवाएं की, उनको राहत पहुंचाई और एक नारा आपने दिया कि कोई परिवार भूखा ना सोए। आखिर ये सोच, ये प्रेरणा आपको मिली कहां से? आराम से आप उद्योग चला रहे हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे बड़ी जगह से हैं, आप अपना वही काम करते हैं, आप अपने लोगों के बीच जाने की प्रेरणा कहां से मिली आपको? रविंद्र जी, मैं पिछले 21 साल से मेरे को ये प्रभु की कृपा मिली कि बिजनेस, मैंने अब कभी नौकरी नहीं करी, खुद ही काम किया और मैंने एग्रीकल्चर, कृषि के उद्योग से मेरा जुड़ाव रहा और उस जुड़ाव में मेरा संपर्क किसानों से, पंजाब के, यूपी के, हरियाणा के और अभी हाल ही में बिहार के किसानों से मेरा संपर्क हुआ। और मैं इस जो हमारा वर्ग है, जो किसानों का वर्ग है, इनके समस्याओं से मैं 21 साल से जूझ रहा हूं। बंद चीनी मिलों को मैंने चलाया और उन्हीं बंद चीनी मिलों में किसानों की तरह तरह की समस्याओं को हल करके, ताकि वो सक्षम होके गन्ने की खेती कर सकें और ताकतवर हो सके, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली अपने परिवार को देख सके और फैक्ट्री को वो सप्लाई कर सके अपना रॉ मटेरियल, जो वो पहले अच्छे तरीके से तकनीकी ढंग से नहीं कर पा रहे थे। तो उनको समृद्धि देना मेरा 21 साल से लक्ष्य रहा है और उनकी समृद्धि जब हो जाती है तो हमारे उद्योग की अपने आप समृद्धि हो जाती है, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के, बिना गन्ने के हमारा उद्योग नहीं चलता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जो इनका समस्याएं, दुख देखा, उसी के अंदर बिहार एक ऐसी जगह है जहां मैं सन 2008 में आया और जितना पिछड़ापन मैंने अपने बगहा, चंपारण, वाल्मीकि नगर क्षेत्र में जो देखा, मेरी आंखों में सन 2008 में मैं ट्रेन से आया, मेरे को नमी आ गई कि इतना आज के दिन पिछड़ापन हमारे देश में, जो कि देखने को कभी मुझे मिला नहीं। तो मुझे लगा कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए और उसी क्रम में मैंने यहाँ पे एक उद्योग लगाया बगहा में और उस उद्योग को लगाते लगाते 12 साल आज हो गए हैं। यहाँ के लोगों से ऐसा प्रेम और जुड़ाव हो गया कि उन लोगों के अंदर एक आशाएं जग गई कि दीपक भैया से हम अपने बच्चों की पढ़ाई, यहाँ पे बिजली, बाढ़ की समस्या, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या, हर तरीके की समस्याएं हम उनसे जिक्र करें। तो करते करते मैं उनसे ये कहता था कि भाई, अब मैं सरकार तो हूं नहीं और मैं सिर्फ अपने बल पे जो हो सकता है वो मैंने उनकी मदद करी, मगर अब ये स्तर आ गया है कि उन लोगों की अपेक्षाएं मेरे से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उसी क्रम में मैंने पिछले साल उनके कहने पे लोकसभा चुनाव में एक कदम भी रखा। मगर क्योंकि मुझे राजनीतिक ज्ञान नहीं था, मैं आज तक बिजनेसमैन रहा हूं, तो मुझे सफलता नहीं मिली। मगर हम लोगों ने अब एक नेशनल दर्ज की पार्टी से मेरे को निमंत्रण आया और मैंने पार्टी ज्वाइन करी और अब मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं राजनीति के फील्ड में और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी विश्व में किसी नहीं है। मैं करता हूं बीजेपी से जुड़ी हुई बात जरूर करूंगा, क्योंकि इस पर सवाल भी कई खड़े होते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आपने बाढ़ का जिक्र किया, बिहार की त्रासदी और खासतौर पर चंपारण का ये इलाका, चाहे पूर्वी चंपारण हो या पश्चिमी चंपारण हो, नेपाल से सटा हुआ है। यहां पर बाढ़ हर साल आती है, लोग हमेशा त्रासदी का सामना करते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए भी बहुत आपने काम किया है, अपने दम पर कैसे मुमकिन कर पाते हैं आप ये? देखिए, बाढ़ जो एक समस्या है
वो एक है, जो कोई भी समस्या अगर समाज में आएगी तो उसका असर सीधा हम लोगों पे, जनता पे, और उसका इनडायरेक्ट जो असर पड़ेगा वो हमारे उद्योग पे पड़ेगा। बाढ़ आती है, सारी किसानों की फसल खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, और उससे हम लोगों को भी नुकसान होता है। और आप देखें कि बाढ़ पिछले 10 सालों में 2 बार इतनी जबरदस्त इसी साल में आई है, और एक आई थी 4 साल पहले। उसमें किसानों को इतनी क्षति पहुंची, मगर हम लोगों ने किसानों से के साथ मिलके नई नई तकनीक लगाई, जैसे गन्ने को बांधने की तकनीक, ड्रेनेज का फैसिलिटी, किसानों को समझाना कौन सी फसल पानी में चल सकती है, कौन सी नहीं चल सकती है। बहुत काम किया हमने। और ये पिछले साल आपको बताएं कि हम बिहार सरकार को भी बधाई देंगे कि आज तक बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा गन्ना पिछले क्रॉप सीजन में लगा था, और उसकी खुशहाली डायरेक्ट किसानों को मिली है, क्योंकि उसका जितना उन्होंने पैदा किया उतने ही ज्यादा मल्टीपल में उनको पैसा भी बैंक में मिला। तो ये तो किसानों को अगर आप समझेंगे अपना, जनता को अपना समझेंगे, तो समस्या, अगर जनता और हम लोग एक साथ चलेंगे तो समस्या का हल कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। आप से ये बात जानना मैं इस वक्त जरूरी इसलिए समझ रहा हूं कि आप जिस पार्टी में हैं उसकी सरकार केंद्र में है बीजेपी की, एनडीए की सरकार बिहार में है, आप बड़े सहयोगी हैं आपकी पार्टी, लेकिन आपने अपने स्तर पर इतना बड़ा बीड़ा क्यों उठाया? आपने मदद क्यों नहीं ली अपनी सरकारों से, अपनी पार्टी से? देखिए, हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी में 5 नवंबर को ज्वाइन करे, तो हमने पूरा अध्ययन किया पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी के नेतृत्व की। हमारी पार्टी का नेतृत्व आज राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और वो छोटे से छोटे गरीब आदमी का दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानते हैं। तो अगर ऐसा नेतृत्व आज हमें मिला है, और जिस तरीके की सोच वो रखते हैं, तो उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं से अपील करी कि जो कार्यकर्ता जितना सक्षम हो, अपने अड़ोस पड़ोस में और अपने आसपास के लोगों को मदद करे। उसी से हमने प्रेरणा लेके हमने एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया, कोई परिवार भूखा ना सोए। पहले दिन हमने 15 परिवारों को 1 महीने का राशन दिया, मगर जब मैंने देखा कि कितनी लोगों में उत्साह आया, कितना जरूरतमंद लोगों को उससे राहत मिली, और कितना प्रेरणा समाज से मिली, तो हमने वो बढ़ाते बढ़ाते 25,000 परिवारों का कार्यक्रम कर दिया। और आज आप मानेंगे नहीं कि हमने 40,000 परिवारों को लगभग 1 महीने का राशन पश्चिमी चंपारण में हम दे चुके हैं। और ये कार्यक्रम हमारा 102 दिन से चल रहा है, और बिहार में निजी स्तर का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये है, और इसकी हमें अपने पार्टी के नेतृत्व से भी बहुत सराहना मिली। और ये कार्यक्रम लगातार हमारा चलता जा रहा है, जैसे जैसे हमें जरूरत लग रही है। आप युवा हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी यही कहते हैं बार बार कि 65% आबादी देश की ऐसी है जिसमें 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। इस पर मोदी जी गर्व भी करते हैं। युवाओं में राजनीति को लेकर जो इच्छा शक्ति है, जो उनका इंटरेस्ट है, और युवाओं की क्या भूमिका आप यहां देखते हैं राजनीति में? और क्योंकि आप खुद भी युवा हैं, तो किस रूप में आप देखते हैं युवा कितने इंटरेस्टेड हैं या कितने दूर जा रहे हैं राजनीति से? जो मुझे देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, युवाओं का बहुत दिलचस्पी बढ़ी है राजनीति में, और राजनीति प्रोग्राम में, जनतंत्र में, कि हम लोग उन लोगों को जो आज समस्या आ रही है कि आज विश्व में सबसे यंगेस्ट और सबसे एक्टिव पॉपुलेशन अगर किसी देश के पास है तो वो भारतवर्ष के पास है। और भारत की यही जो एक ताकत है, ये समस्या भी बन सकती है और एक ताकत भी बन सकती है। इसी क्रम में आज युवाओं का भागीदारी होना बहुत जरूरी है। इसी के अंदर एक रोजगार का मुद्दा है जो बहुत चल रहा है, और मुझे लगता है सबसे अगर कोई सक्षम है कोई पार्टी और नेतृत्व इस समस्या को दूर करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए से बढ़ के कोई पार्टी नहीं है। और इसी में युवाओं को आज ये विश्वास है कि अगले 5 साल जो हैं, जिसका अब चुनाव होने वाला है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी प्लेस्ड है इस दिक्कत को दूर करने के लिए। लेकिन एक चीज ये भी है, राजनीति क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि अगर राजनेता बनना है तो मनी पावर और मसल पावर
क्या आपको लगता है कि वाकई इसके बिना काम नहीं चलता है और लोग ज्यादा प्रभावित तभी होते हैं जब बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आप आते हैं, चार आपके आसपास 20-25 लोग मजबूती से वहां पर खड़े होते हैं, पूरी तरह से बाहुबल भी वहां पर दिखाई देता है, हथियार भी साथ में होते हैं? क्या वाकई में ये लोगों को इम्प्रेस करने का तरीका सही है और लोग इससे इम्प्रेस होते हैं? देखिए, जब जंगल राज का जमाना था तब की आप ये बात कर रहे हैं और तब ये बिल्कुल जायज था, मगर आज का जमाना बदल चुका है। आज इंटरनेट एज है, डिजिटल एज है। आज के दिन एक बड़ा दिल चाहिए राजनीति करने के लिए और श्रद्धा चाहिए। सच में जो समाज की सेवा करना चाहता है और समाज को कुछ देना चाहता है, समाज के लिए जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ इसी तरीके के नेताओं की और इसी तरीके की राजनीति की आज जरूरत है और लोग भी उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। वरना आप देखिए, कांग्रेस इतने सालों से राज कर रही थी और वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी चीजों का रिवाज था, बड़े बड़े घरों का। आज हमारे जो पार्टी के जो नेतृत्व हैं, आज उनकी सोच ये है कि डायरेक्ट सारे दलालों को काट के कैसे गरीब आदमी के बैंक अकाउंट में कैसे सीधी सहायता जाए, कैसे हम अपने भारतवर्ष की रक्षा करें। कि आज पहली बार इतिहास में हमारा जो नेतृत्व, हमारा भारतवर्ष है, वो आक्रामक स्थिति में आया, डिफेंसिव स्थिति से। तो देश के प्रति, जब जनता के प्रति श्रद्धा होगी तो तरह तरह के काम होंगे और तरह तरह का विचार आएगा। वो गाड़ियों वाला जमाना गया जंगल राज का, आज सिर्फ श्रद्धा और बड़े दिल का जमाना है और इसी में हमारा यूथ और हमारी जनता को आज इसी चीज की तलाश है। बिहार में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी, पलायन हो या फिर क्राइम हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी इस बार चुनाव में चर्चा विपक्ष की तरफ से लगातार हो रही है। लेकिन हमने पहले भी देखा है कि हर चुनाव में चर्चा तो इनकी होती है, लेकिन जब वोट देने की तारीख नजदीक आती है तो फिर सारा खेल कास्ट पे आकर रुक जाता है। टिकट बंटवारे में भी हम यही देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो किस जाति का है और उस क्षेत्र में जहां उसको टिकट हम दें वहां पर कितना प्रभाव इस जाति का है, कितनी विनेबिलिटी है उसकी। आप यादव समाज से आते हैं। यादव समाज को कहा जाता है कि ये तो आरजेडी का परंपरागत वोटर है। क्या आप इस ट्रेंड को सही मानते हैं और क्या वाकई बिहार की जो राजनीति है वो जातीय राजनीति से हट नहीं सकती? इसमें कई सवाल आपने एक ही सवाल में कर दिए, मैं एक एक करके उसका जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि मुद्दे होते हैं कई सारे, जैसे शिक्षा हो गई, अच्छी अच्छी बात, बिजली हो गई, बाढ़ हो गई, बहुत सारी समस्याएं जिसको विपक्ष लेके आक्रामक रहता है। मगर हम आपको बताएं कि अगर हर फील्ड को आप ले लीजिए तो अगर किसी पार्टी ने, किसी दल ने अगर कुछ काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने और जेडीयू की जो गठबंधन है उसने किया। तराजू लेकर एनडीए के नेता अब 15 साल लालू राबड़ी शासनकाल बनाम 15 साल नीतीश कुमार और एनडीए के शासन की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा सवाल भी यही है कि अब जरूरत यह है कि आगे 5 साल में क्या करेंगे आप? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 4.5 लाख जो पद रिक्त हैं उनको भरेंगे और भी रोजगार देंगे। जेडीयू कह रही है कि सुशासन हम बरकरार रखेंगे, क्योंकि हमने देखा भी, आप भले ही एनडीए के सहयोगी हो लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कॉमन रूप में आपका मैनिफेस्टो सामने नहीं आया है। बीजेपी के कौन से वादे और कौन सी घोषणाएं इस बीच आप देखते हैं इन चुनावों के मद्देनजर? देखिए, पार्टी अपना मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपना मैनिफेस्टो निकालेगी, मगर और वो बड़े नेताओं का सबका आपस में मिलजुल के बैठ के डिसीजन होगा और फिर वो लॉन्च होगा। मगर इन चीजों से परे मैं अपने स्तर पे जो आपको बात कह सकता हूं कि आप जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं, वो लोग जो भी बातें क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम कहां से टेनेबल है? वो क्लेम करते हैं कि हम ये जॉब दे देंगे, वो दे देंगे। उनसे आप पूछिए कि आप लोगों ने पहली चीज क्या रिक्वायर्ड है कोई भी जॉब के लिए? पहली चीज है स्किल और एजुकेशन लेवल। जब आप खुद नहीं 7वीं क्लास पास कर पाए हैं, आप खुद एजुकेटेड नहीं है, आपको एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है आपकी फैमिली में, तो फिर आप लोग कैसे जॉब और स्किल की बात कर रहे हैं? ठीक है, हम आपको बताएं कि हमने अपनी जिंदगी भर पढ़ा और आज भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे नए नए लोगों को ला रही है। तो वो सोच है ना, वो विजन है
कि भाई जब तक हम लीडर्स एजुकेटेड पैदा नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम को उसके थिंक टैंक कैसे बनेंगे। तो आगे चल के जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले 15 साल और अगले 15 साल के, तो विपक्ष को बोलने का तो कुछ हक है ही नहीं। और 15 साल में मैं मानता हूं कि एनडीए ने बहुत सारा काम किया है, मगर रोजगार के फील्ड में उतना नहीं हो पाया। मगर आज जो जबान और जो ताकत से यूथ डिमांड कर रहा है, उसका जोश पैदा किसने किया? वो एनडीए ने किया। मगर वो समय अब आ गया है कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और रोजगार, पुरानी बातों को एनडीए अपने पास रखे, मगर उसके बलबूते पे आगे नहीं चलेगा काम। आगे काम चलेगा जो रोजगार यूथ का डिमांड है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन लाके और उद्योग लगा के उसको पूरा किया जाए। मैं ये जानता हूं कि जब कोरोना काल हुआ, कोरोना काल के पीरियड में हम लोगों ने देखा कि जो बाहर से हमारे बिहार के लोग आ रहे हैं प्रवासी, बड़ी अलग अलग तरीके की स्थिति देखी गई। आने के बाद जाने भी लगे दीपक जी, आने के बाद वो जाने भी लगे हैं, जाने भी लगे। ये सबसे बड़े दुख की बात है कि हमने अपने एरिया में, अपने जिले में देखा कि ऐसे ऐसे स्किल्ड बच्चे, ऐसे ऐसे स्किल्ड यूथ, जो हम एक एग्जांपल देंगे आपको कि हम एक अच्छा कैमरामैन ढूंढ रहे थे, कोई हमें ड्रोन का शूट करना था, तो आपको बताऊं कि हमारे ही शहर में, गांव में एक लड़का बॉम्बे से जो फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में शूटिंग करता था, वो हमें मिल गया और उसने बोला कि सर ये काम तो, और उसने इतना बढ़िया वो शूट किया जो दिल्ली के कलाकार भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं कि बिहार के लोग इतने स्किल्ड हैं और इतने टैलेंटेड हैं, पूरे विश्व में और पूरे देश को आज बिहारी वर्कफोर्स चला रही है। आप समाज सेवी हैं, आप राजनेता हैं, आप राजनीति को अब तक एक सेवा का जरिया कहा जाता था, जो कि अभी दिखाई कम ही पड़ता है। आप एक राजनेता के तौर पर जनप्रतिनिधि की भूमिका को खुद में कैसे देखते हैं, और आपके क्षेत्र की जनता के लिए आपके पास क्या विजन है? हमारे जो क्षेत्र की जनता है उसके कुछ समस्याएं हैं, और वो समस्याएं ऐसे हैं कि छोटे स्तर की नहीं है। जैसे बाढ़ हुआ, गंडक नदी में बाढ़ की समस्या, हर साल कुछ ना कुछ नुकसान होता है, कटाव होता है, फसल का इकोनॉमिक नुकसान होता है। फिर मतलब बहुत कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है ढंग से चलती नहीं है, एजुकेशन के नाम पे वहां पे कोई हायर एजुकेशन नहीं है, और जॉब की जो समस्या है वो तो सब जगह ही है, मगर हमारे चंपारण में कुछ कम है, क्योंकि अगर शुगर इंडस्ट्री देखें तो उस एक नंबर पे हमारे चंपारण में ही है। और तरह तरह की समस्या जो पूरे बिहार में देखी जाती हैं, वो समस्याएं हमारे यहाँ भी हैं, सड़क की, बिजली की। बट बहुत एडवांसमेंट हुआ है, बहुत काम हुआ है। बिल्कुल। अब मेन काम यही यूथ को सेटिस्फाई करने का है, जिसकी आप बात कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें आपने कही हैं आप उस पर आगे अमल करेंगे और भी बढ़कर बात करेंगे, और जनता का समर्थन और प्यार जो आपको समाज सेवी के रूप में मिल रहा है वो राजनीतिक के तौर पर भी मिले, और आप वादे ऐसे करें जिन पर खरे उतरें और उनको पूरा करें। और ऑल द बेस्ट आगे के लिए आपको, दीपक यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दीपक यादव जो कि साफ तौर पर तमाम उन बातों को स्वीकार करते हुए कि जो इस वक्त बिहार की जरूरत है, जिन पर काम करना चाहिए, और खास तौर पर यह भी बात यहां पर गौर करने की है कि दीपक यादव जैसे जो उद्यमी होते हैं वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, वो अपनी माटी से जुड़े हुए हैं और काम करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए।